एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घायल होता है और उसके बॉडी से ब्लड टपक रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो लोग उस लड़के का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। वो सारे के सारे सॉर्सरर होते हैं। उनका लीडर उस लड़के से कहता है, मैं आखिरी बार तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम हमें अपना जादू दिखाओ और हमसे बच जाओ। लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा घायल होता है। उसके पास जितनी भी ताकत बची हुई होती है उन सबको एक ही बार इकट्ठा कर उस सॉर्सरर के ऊपर फेंकता है। लेकिन उसके जादू से उस सॉर्सरर को कुछ भी नहीं होता है। वो जादूगर उस लड़के से कहता है, एक जादूगर के लिए सबसे ज्यादा अहम होता है उसका वंश, उसका लगन और उसका हुनर। ये बात कही थी महान जादूगर विलियम वोडो ने। लेकिन मुझे गलत मत समझना, इस हुनर के लिए सिर्फ लगन होना काफी नहीं है। लगन जितनी भी है लेकिन उससे हुनर की कमी को छुपाया नहीं जाता है। जादूगरी पर आम इंसानों का कोई भी हक नहीं। ये बोलकर वो सॉर्सरर उस लड़के पर अटैक करता है। उस सॉर्सरर के अटैक से वो लड़का पूरी तरीके से जलने लगता है। वो दर्द से चीख रहा होता है। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उसे जलता हुआ देखकर बहुत जोरों से हंसने लगते हैं। वो लड़का जलते जलते ये कहता है कि ये जादू कितना ज्यादा शानदार है। ऐसा जादू सिर्फ एक चमत्कारी नोबल ही कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। वो अपनी आखिरी विश मांगते हुए कहता है, अगर मुझे जादूगरी में कुछ मिले, मैं जादूगरी में सबसे ज्यादा आगे निकलना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। ये बोलकर वो लड़का वहीं पर जलकर राख हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी लड़का का आंख खुलता है और वो अपने सामने कुछ दासियों को देखता है। उन्हें देखकर वो कहता है, आखिर ये लोग कौन है और मैं कहाँ पर हूँ? क्या ये लोग कोई राक्षस है? मुझे इन सबसे बचना होगा। मुझे अपना फायर बॉल इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जैसे ही वो फायर बॉल इस्तेमाल करने के लिए अपना हाथ आगे करता है, वो देखता है कि वो एक बच्चे के रूप में है। लेकिन अचानक से ही उसके हाथ से एक बहुत ही जबरदस्त फायर बॉल निकलता है जो कि महल को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। वहीं पर हम देखते हैं उस शहर में एक लड़का सारे लोगों को खबर सुनाते हुए कहता है, आज महल में 7th प्रिंस का जन्म हुआ है। वहीं पर हम देखते हैं सारी दासियां बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और उनके सामने हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्यूट होता है। और ये बच्चा वही है जिसे इसके पिछले जन्म में जला दिया गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें पूरे 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी दासियां प्रिंस को ढूंढ रही होती है। लॉयड उन सबसे छुपा होता है। उनके जाने के बाद लॉयड कहता है, सारी दासियां चली गई, अब मुझे भी यहाँ से जाना होगा। अभी वहाँ पर महल के 2 लोग आते हैं जो कि प्रिंस से कहते हैं, प्रिंस रुकिए। लॉयड उनसे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए लेकिन प्लीज आप उन मेड को नहीं बताइएगा कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ था। वो दोनों लॉयड से कहते हैं, बिल्कुल, ये सीक्रेट सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी। वैसे क्या आप हमारे साथ शिकार में जाना चाहेंगे? वो अपना बात को खत्म कर ही रहे होते हैं लेकिन वहाँ से प्रिंस भाग चुका होता है। लॉयड भागते भागते बुक लाइब्रेरी में आ जाता है और बुक को देखने के बाद वो कहता है, आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पर बुक्स के बहुत सारे कलेक्शन हैं। लॉयड लाइब्रेरी से एक बुक निकालता है और उसे पढ़ने वाला होता है। लेकिन उसके पीछे से एक लड़की आती है और लॉयड की बुक छीन लेती है। वो लॉयड से कहती है, तो प्रिंस आप मुझे मिल ही गए। उस लड़की का नाम सिल्फा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिल्फा और लॉयड लकड़ी के तलवार के साथ फाइट कर रहे होते हैं। सिल्फा लॉयड की मास्टर है जो कि उसे तलवारबाजी सिखाती है। सिल्फा लॉयड के हर अटैक को ब्लॉक करती है और उसे अपने स्वॉर्ड के साथ पीछे धकेल देती है। लॉयड बहुत ही ज्यादा थक जाता है और सिल्फा से कहता है, देखो तलवारबाजी का कोई भी फायदा नहीं है। वैसे भी मैं 7th प्रिंस हूँ और मुझे राज गद्दी मिलने से नहीं रही। जिस पर सिल्फा उससे कहती है, गद्दी के अलावा भी दुनिया में काफी सारी चीजें हैं। आप एक शाही खानदान से हैं, आपको तलवारबाजी सीखनी ही होगी। मैं पिछले 3 साल से आपको तलवारबाजी सिखा रही हूँ। लॉयड मन ही मन कहता है, अगर मैंने अभी सिल्फा को कुछ कमाल नहीं दिखाया तो ये मुझे शाम तक नहीं छोड़ेगी। और फिर से उन दोनों के बीच तलवारबाजी का मुकाबला होने लगता है। लॉयड इस बार स्पीड का यूज करते हुए सिल्फा को काफी अच्छी टक्कर देने लगता है। सिल्फा लॉयड से कहती है, आप वक्त के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। लॉयड कहता है, सिल्फा कंट्रोल में रहती है और मैं इसे टक्कर सिर्फ इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि इस टाइम मैं यूजिंग कंट्रोल मैजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी मदद से मैं सिल्फा का हर एक पैतरा पहले ही जान जा रहा हूँ। मतलब कि सिल्फा जो अटैक करने वाली है उसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और इस वजह से मैं उसका टक्कर का बन गया हूँ। इसका मतलब सिल्फा खुद से ही फाइट कर रही है लेकिन उसे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। सिल्फा लॉयड पर एक जोरदार अटैक करती है और लॉयड को पीछे ढकेल देती है। लॉयड कहता है, मैं इनके पैतरे को तो कॉपी कर सकता हूँ लेकिन हम दोनों के एज में काफी डिफरेंस है और इनके पास काफी एक्सपीरियंस है जिनकी वजह से मैं नहीं जीत सकता। इसलिए मुझे अपना थोड़ा सा और मैजिक इस्तेमाल करना ही होगा। लॉयड कहता है, बायोटिक ग्रोथ।
ग्रोथ। ये कहते ही उसके तलवार में 2 पत्ते उग जाते हैं और उसके तलवार में मैजिक आ जाती है। इसके बाद लॉयड सीधा जाकर सिल्फा के ऊपर अटैक कर देता है और इस बार लॉयड सिल्फा को बहुत ही अच्छी टक्कर देने लगता है। उसकी स्पीड भी सिल्फा के बराबर हो जाती है। लॉयड कहता है अब हम दोनों के बीच कोई भी कमी नहीं है, अब मैं इसको आराम से हरा सकता हूँ। लॉयड सिल्फा से फाइट करते हुए कहता है ट्रेस रिलीज। ये बोलकर वो टेलीपोर्ट हो जाता है और सिल्फा के पीछे आ जाता है, लेकिन सिल्फा का सेंसर बहुत ही ज्यादा एक्टिव है और वो लॉयड को देख लेती है। सिल्फा बहुत ही स्पीड के साथ लॉयड का अटैक को रोक लेती है और तुरंत ही लॉयड को हरा देती है। सिल्फा लॉयड से कहती है आप चीटिंग कर रहे थे, आपने अपनी तलवार का साइज भी बढ़ा लिया और अपने आप को लंबा भी कर लिया ताकि आपका अटैक मेरे पास तक पहुंच सके और मैं हार जाऊं। ये तो बहुत ही अच्छा टेक्निक था, आप बहुत ही कमाल के हो। ऐसा जादू तो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, यहाँ तक कि महल का कोई भी जादूगर ऐसा जादू नहीं कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉयड सारी मैट के साथ नहा रहा होता है और लॉयड को यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। लॉयड वहाँ पर 1 सेकंड भी रुकना नहीं चाहता है। तभी लॉयड की दासिया कहती है अगर आप यहाँ पर नहीं रुके और नहीं नहाए तो आपको वो भूतिया लाइब्रेरी के मॉन्स्टर खा जाएंगे। बहुत समय पहले इस राज में काफी सारे शैतान थे जिन्होंने यहाँ पर आतंक फैलाया हुआ था और बहुत सारे जादूगर ने मिलकर उन शैतानों को किताब में बंद कर दिया और उन सारी किताबों को खुफिया लाइब्रेरी में रखा गया है। ये सुनकर सिल्फा कहती है ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा बकवास है, इन सारी बातों को सुनकर हमारे प्रिंस को कभी भी डर नहीं लग सकता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं प्रिंस एकदम से ही शांत हो जाता है। सारी दासियां प्रिंस को देखकर समझती है कि शायद प्रिंस डर गए हैं और वो आपस में लड़ते हुए कहती है आज प्रिंस हमारे साथ सोएगा। वो सारी दासियां आपस में ही लड़ने लगती है और प्रिंस वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। लॉयड कहता है इस महल के नीचे एक खुफिया लाइब्रेरी है, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉयड उस खुफिया लाइब्रेरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और अपने मैजिक से अपने आप को इनविजिबल कर लेता है ताकि उसे कोई देख ना पाए। लॉयड आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पे आ जाता है जहाँ पर 2 लोग जो कि महल के सिपाही होते हैं, वो लोग लाइब्रेरी के गेट के बाहर रक्षा कर रहे होते हैं। वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं इस लाइब्रेरी के अंदर जो डीमंस हैं जो कि बुक्स में कैद हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और अगर वो लोग गलती से बाहर आ गए तो हमारा राज्य तुरंत ही खत्म हो जाएगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं लेकिन वहाँ से लॉयड अंदर चला जाता है और उन दोनों को भनक भी नहीं पड़ती है कि आखिर अंदर कोई गया है या नहीं। लॉयड अंदर जाता है और लाइब्रेरी का सील तोड़ देता है। इस सील को जादूगरों ने अपनी सारी ताकत लगाकर बनाई थी। लॉयड लाइब्रेरी के अंदर जाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके सामने किताबों की बहुत ही अच्छी कलेक्शन होती है। वो एक किताब उठाता है और उसे पढ़ने के लिए बैठ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बुक अचानक से ही हवा में उड़ जाता है और लॉयड के चारों तरफ घूमते हुए बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगता है। उस बुक से एक डीमन आधा बाहर आकर लॉयड से कहता है दरवाजे को तोड़कर अंदर आ गए, इतनी ताकत तो है तुम में, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। लॉयड उससे कहता है अरे कौन हो तुम? वो डीमन कहता है मेरा नाम है गिलुआ, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, अब चलो इसी बात पर तुम मुझे आजाद कर दो। देखो तुम मुझे एक दिन में आजाद होने वाला हूँ। ये सील भी वक्त के साथ कमजोर होता जा रहा है, इंतजार करने से अच्छा है तुम मुझे आजाद कर दो। अगर तुमने मुझे आजाद कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। लॉयड उसके सोने के टुकड़े को उठाता है और कहता है ये वैसे कोई खास क्रिएशन मैजिक तो नहीं है, तुमने अभी मिट्टी को सोना बना दिया। ये देखकर गिलुआ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लॉयड उससे कहता है वैसे भी मैं सील को बदल देने वाला हूँ और शायद तुम्हें इस बुक से आजाद होने के लिए और टाइम लग जाए। गिलुआ लॉयड से कहता है सदियों पहले जादूगरों से मेरी लड़ाई हुई थी, आज के टाइम के जादूगरों से मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है। लॉयड उसे आजाद करने के लिए नहीं मानता है। तब वो कहता है अगर तुमने मुझे आजाद कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत ही पुरानी प्राचीन जादू सिखाऊंगा, एक ऐसा जादू जो कि हजारों सालों से किसी ने यूज नहीं किया है। लॉयड उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मुझे भी सिखाओ। जिस पर गिलुआ कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। लॉयड उसे तुरंत ही आजाद कर देता है। गिलुआ जैसे ही बुक से आजाद होता है वो कहता है ये तो बहुत ही अजीब है, ये लड़का बहुत ही ज्यादा छोटा है लेकिन इसके पास बहुत मैजिकल पावर है। लॉयड उसे कहता है सुनो ये सब छोड़ो और मुझे वो प्राचीन जादू सिखाओ। गिलुआ कहता है याद है मुझे। ये कहते ही वो एक बहुत ही बड़ा सा जादू लॉयड पर करता है, जिस जादू की पावर लेवल बहुत ही ज्यादा होती है। गिलुआ कहता है इतनी जादू काफी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं गिलुआ का सारा जादू वहाँ से हट जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा कवच बन जाता है। लॉयड उसे कहता है तुम्हारा जादू बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ये देखकर तो मुझे मजा ही आ गया, चलो तुम मुझे और थोड़ा सा जादू दिखाओ। ये सुनकर गिलुआ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है
और लॉयड पर अटैक करता है। लेकिन लॉयड का कवच बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और गिलुआ का जादू लॉयड के कवच के सामने बिल्कुल ही बेकार है। गिलुआ उसके ऊपर बहुत ही स्पीड में अटैक करने लगता है, लेकिन उससे लॉयड का कुछ भी नहीं होता है। लॉयड कवच के अंदर से कहता है, इसका जादू देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन मुझे इसके अटैक को फील करना है। ये बोलकर लॉयड अपनी अंगुली को कवच के बाहर निकाल देता है और उसकी अंगुली में गिलुआ का अटैक घूमने लगता है। जैसे ही वो जादू खत्म होता है, हम देखते हैं लॉयड का अंगूरी पूरी तरह जल चुका है। ये देखकर लॉयड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, बहुत ही अच्छा, इसके अलावा तुम और क्या कमाल दिखा सकते हो। लॉयड की बात सुनकर गिलुआ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अभी बताता हूँ। ये बोलकर वो अपने सर को 2 सर में बांट लेता है और अपनी सभी मैजिकल स्पेल्स को जमा करते हुए एक बहुत ही जबरदस्त अटैक लियोड पर करता है। लेकिन इतना पावरफुल अटैक होने के बाद भी वो अटैक लियोड के कवच को तोड़ नहीं पाता है। लियोड ये देखकर कहता है, इंटरेस्टिंग, उसने अपने एक सर को 2 सर बना लिया और एक ही बॉडी से 2 मैजिकल स्पेल से मुझ पर अटैक कर रहा है। ऐसा करना आमतौर पर इम्पॉसिबल माना जाता है। इस जादू को करना हर किसी के बल की बात नहीं, ये एक स्पेशल कास्टिंग है जिसे सिर्फ वो शैतान कर सकता है। इसके 2 मुंह हो सकते हैं, यानी कि इसके पास इसे करने की एबिलिटी है। अपना जादू इस्तेमाल कर गिलुआ बहुत ही ज्यादा थक जाता है, लेकिन यहाँ पर लॉयड अपने कवच के अंदर ही होता है और उसके कवच को कुछ भी नहीं होता है। वो कहता है, ये मेरा अब तक का सबसे घातक वार था। लियोड उसे कहता है, कमाल का मैजिक था, उस मैजिक को सीखने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। गिलुआ वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जाकर लॉयड के कवच से टकराता है। लॉयड उसे कहता है, सुरक्षा घेरा, महल ऊपर की तरफ है, इसलिए मैंने यहाँ पर मैजिकल घेरा बनाया है। गिलुआ कहता है, आखिर इस लड़के ने कितने मैजिकल घेरे बनाए हैं। वो लॉयड से कहता है, तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ से भाग जाऊंगा क्या? जिस पर लॉयड कहता है, अरे नहीं नहीं, मैंने यहाँ पर इतने मैजिकल घेरे इसलिए बनाए हैं क्योंकि बहुत टाइम पहले मुझसे एक गलती हो गई थी। वो लॉयड के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले लॉयड उसे कहता है, बहुत हुई बातचीत, मुझे तुम्हारा डिफेंस देखना है। लॉयड अपना फिंगर घुमाता है और अपने मैजिक से गिलुआ पर फायर अटैक करता है। वो फायर अटैक इतना जबरदस्त होता है कि गिलुआ जल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है क्योंकि वो एक डीमन है। लॉयड उसके पास जाता है और कहता है, तुमने आखिर अपना डिफेंस क्यों नहीं किया? जिस पर वो कहता है, बचाव करने का मौका देगा तभी करूंगा ना। इसके बाद लॉयड वहाँ पर के सारे सामान को वैसा ही कर देता है जैसा कि पहले था, मतलब कि वहाँ के सारे सामान जो कि बिखरे होते हैं उन सबको ठीक कर देता है। लॉयड के इस पावर को देखकर गिलुआ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसने इस रूम को बिल्कुल वैसा ही कर दिया जैसा कि पहले था, इसके पास तो काफी कमाल के पावर्स हैं। वो लॉयड से कहता है, बहुत ही अच्छे मास्टर लॉयड। लॉयड उससे कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो मास्टर लॉयड? इस पर वो लॉयड से कहता है, हाँ आप मेरे मास्टर हो, आज के बाद मैं आपका हर कहना मानूंगा मास्टर लॉयड, मैं आपका साथी बनूंगा और आपके साय की तरह रहूंगा। लॉयड उसे कहता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल तुम मेरे सामने बहुत ही बड़े लग रहे हो, क्या तुम अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो? वह कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, और वो अपने आप को एक छोटा सा पिंक सा जानवर में बदल लेता है जो कि देखने में काफी ज्यादा क्यूट लगता है। लॉयड उसे कहता है, आ जाओ मेरी पॉकेट के अंदर। जिस पर गिलुआ मन ही मन सोचते हुए कहता है, ये तो बहुत ही बड़ा डफर है, मैं इसके जितना भी करीब रहूंगा तो मैं धीरे धीरे इसके दिमाग पर कंट्रोल कर लूंगा और इसके शरीर पर काबू पा लूंगा। लेकिन जैसे वो लियोड पर सटता है, वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि उसे महसूस होता है कि लियोड के अंदर बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक्स हैं। वो कहता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है, मैं इसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आखिर ये लड़का किस ग्रह से आया है? लियोड उसको अपने पॉकेट में रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। और एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि लियोड के रूम में आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि लियोड का बड़ा भाई है जिसका नाम एल्बर्ट है। नेक्स्ट सीन में लियोड और एल्बर्ट ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर एल्बर्ट अपने फायर मैजिक का यूज करते हुए अपने टारगेट पर निशाना लगाता है और उसका निशाना परफेक्ट होता है। ये देखकर उसकी सब कोई तारीफ करने लगते हैं। एल्बर्ट को देखकर ग्रिम कहता है, तो एल्बर्ट है सोलम किंगडम का दूसरा प्रिंस और ये ग्रिम वही बुक वाला मॉन्स्टर है जिसका अब निकनेम ग्रिम है। लियोड ग्रिम से कहता है, एल्बर्ट फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है और ये काफी स्मार्ट भी है, लोग उसे अगला फोर्टिसियम किंग भी मानते हैं। कैसल के अंदर उसके पास सारी अथॉरिटी है, यहाँ पर वो ट्रेनिंग करता है और कभी कभार वो मुझे भी इनवाइट करता है और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि इस कैसल के अंदर मैं यहाँ पर अपनी मैजिक को इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद लियोड की बारी आ जाती है हमला करने के लिए। लियोड मन ही मन कहता है, मुझे तो राजा बनना नहीं है, लेकिन शायद मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊं, इसे दिखाने के बाद मैं राजा भी बन सकता हूँ। लेकिन मैं ये खुद भी नहीं चाहता हूँ कि मुझे राजा बनना है, मुझे बस मैजिक के बारे में जानना है। लियोड
लोइड की बात सुनकर ग्रीम कहता है इसका मतलब आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। लोइड कहता है मैं फायर बॉल कर्स यूज करूंगा और अपने टारगेट को एकदम हल्का सा टच करूंगा। ये सुनकर ग्रीम कहता है लेकिन ये करना तो काफी मुश्किल होता है। जिसके बाद लोइड काफी हल्के से अपने टारगेट के ऊपर हमला करता है और वो जानबूझकर अपने टारगेट को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर रहा होता है। ये देखकर सब कोई इम्प्रेस होते हैं, लेकिन वहीं पर एक बंदा लोइड का मजाक उड़ाते हुए कहता है लोइड तो बस टारगेट को टच ही कर सकता है, ये अपने टारगेट को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता है। इस पर ग्रीम कहता है तुम तो जियान हो, बेवकूफ हो तुम। लोइड ने अपने सारे टारगेट को टच किया है, वो भी बिना अपने टारगेट को नुकसान पहुंचाए, और ये करना सबकी बस की बात नहीं है। लोइड कहता है फायर बॉल के अंदर पोटेशियम ऐड करना इतना भी बुरा नहीं था, इसमें अलग से माना नहीं लगता है और उसके अंदर उसकी जो दिशा होती है वो अपने आप ही स्टेबल हो जाती है। एल्बर्ट समझ जाता है कि लोइड क्या कह रहा है, लेकिन वो लोइड से कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद वो लोइड से कहता है मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, मेरे ब्रेक लेने तक तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। ये सुनकर लोइड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है आज मुझे खेलने के लिए इतना बड़ा ग्राउंड मिला है, आज मुझे काफी चीजें ट्राई करना है, जैसे कि तुमने अपने सर को डबल कर लिया था और मुझे भी अपने सर को डबल करना है। जिसे सुनकर ग्रीम कहता है ये करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है, कि उस ट्रिक को सिर्फ डीमन ही कर सकते हैं। इस पर लोइड कहता है इसलिए तो मैं तुम्हें यूज करने वाला हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो ग्रीम को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीम को अपने हाथों में ले आता है। ये देखकर लोइड कहता है अरे वाह ये तो काम कर गया, मुझे लगा था ये काम नहीं करेगा। ग्रीम लोइड से कहता है आखिर तुमने ये क्या किया। लोइड कहता है अरे कोई बात नहीं, एक बार इस ट्रिक को यूज कर देख लेते हैं, मैं बस अपने एडवांस मैजिक को यूज करना है। जिस पर ग्रीम कहता है ये तो बहुत ही आसान है। लोइड जैसे ही एडवांस मैजिक को यूज करने लगता है, लेकिन ग्रीम की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। ग्रीम लोइड से कहता है आखिर तुमने ये क्या किया। इस पर लोइड उससे कहता है ये बस स्पेल्स को यूज करने का तरीका है, इसे करने के लिए इनकांडेशन करनी पड़ती है। इनकांडेशन को यूज करके तुम माउथ ऑफ फेस को कम कर सकते हो और उसके टाइम को भी कम कर सकते हो। उस अटैक को एक्टिवेट करने में जितना टाइम लगेगा और अगर हम इनकांडेशन करते हैं तो हमारा कम टाइम लगेगा और हम उस अटैक को कर पाएंगे। ये मैं 100 इनकांडेशन को ट्राई कर रहा था। इस पर लोइड कहता है ये ऐसे काम नहीं करेगा, एक सिंगल स्ट्राइक के अंदर 10 या 20 स्पेल्स लगते होंगे। ये सुनकर लोइड कहता है लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा। तभी उसे महसूस होता है और वो कहता है हम दोनों एक ही बार में एक ही मुंह से बात कर सकते हैं, मतलब कि मैं तुम्हारे मुंह से बात कर सकता हूँ अपने मुंह को बंद किए हुए, फिर तुम अपने मुंह को बंद करके मेरे मुंह से बात कर सकते हो। ग्रीम उसे कहता है क्या तुम एक ही बार में तो एडवांस मैजिक को यूज करने के बारे में सोच रहे हो। इस पर लोइड कहता है हाँ, लेकिन मुझे अभी के लिए तुम्हारा मुंह यूज करने दो। इसके बाद अब लोइड 2 एडवांस इनकांडेशन करता है। लोइड की इतनी पावर देखकर ग्रीम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये एक ही बार में ऐसा कैसे कर पा रहा है। अगर इसी तरह ये अपने टारगेट के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा तो इसका टारगेट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं लोइड उस हमले को आसमान की तरफ कर देता है और उसका हमला इतना जबरदस्त होता है कि पूरे शहर के लोग उस अटैक को देख पा रहे होते हैं। उस अटैक को देखकर पूरे शहर के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम एल्बर्ट को देखते हैं और उसके पास कुछ लोग भी होते हैं। वो लोग एल्बर्ट से कहता है आखिर आप 7th प्रिंस के ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं, उसके अंदर भले ही टैलेंट है लेकिन वो अभी भी बच्चा है। इसे सुनकर एल्बर्ट कहता है शायद तुम लोग अच्छे से देख नहीं पाए, लोइड ने एक साथ सारे टारगेट के ऊपर हमला किया था, उसने सिर्फ टारगेट को टच किया था और मुझे लगता है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है और ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो बड़ा होकर एक दिन शायद बहुत ही ज्यादा महान जादूगर भी बन सकता है और मुझे पता है कि एक दिन वो बड़ा होकर मेरे लिए काफी अच्छा हथियार बन जाएगा। सुनकर एक बंदा कहता है आपकी आंखें तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है और आपकी सेंस करने की पावर भी बहुत ज्यादा कमाल की है। आपने एक ही नजर में ऐसे टैलेंट को देख लिया जिसे देखने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। जिस पर एल्बर्ट कहता है मैं अपने छोटे भाई के साथ और ज्यादा घुलना मिलना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि अभी तक उसने अपने सारे टारगेट को खत्म भी कर लिया होगा। इस पर वही बंदा कहता है नहीं, आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इसके बाद वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं और वो बंदा कहता है आज इतनी जल्दी आखिर रात कैसे हो गई। नेक्स्ट सीन में हम उसी ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं। यहाँ पर लोइड के हमले में वहाँ पर काफी तबाही मचा दी होती है। ग्रीम कहता है आखिर ये कैसा बंदा है, इसने तो आसमान के अंदर ही छेद कर दिया। लोइड जैसे ही आसमान की तरफ देखता है वो कहता है ये मैंने क्या किया, मैंने तो आसमान में ही छेद कर दिया। जिसके बाद वो अपने मैजिक से फिर से सब कुछ ठीक कर देता है, वापस से सुबह हो जाती है। ग्रीम कहता है आखिर ये बंदा क्या चीज है, इसके पास इतनी ताकत कैसे है। जिसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रीम लोइड को बताते हुए कहता है कल जो तुमने आसमान में छेद कर दिया था उसके बारे में आज न्यूज़पेपर में छाप दिया गया है। लोइड कहता है एक सेकंड के लिए तो मैं भी घबरा गया था। अभी ग्रीम न्यूज़पेपर का नीचे वाला हिस्सा पढ़ता है, कहता है ये तो ए रैंक एडवेंचरिंग कंपनी है, लोग एक बहुत ही खतरनाक डेंजन को क्लियर करके बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स को इकट्ठा कर रहे हैं। वो लोग डेंजन के अंदर से काफी ज्यादा अच्छे पावर्स के वेपन्स लेकर बाहर आ रहे हैं। ये देखकर लोइड कहता है चलो फिर हम लोग भी डेंजन पे चलते हैं, और ये बोलकर लोइड जाने लगता है। लेकिन तभी ग्रीम उसे रोकते हुए कहता है तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम गायब हो गए तो सभी लोग तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। इस पर लोइड कहता है तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं एक मैजिक यूज करूंगा इन सबसे बचने के लिए। इसके बाद
बाद लॉयड अपनी मैजिक से एक क्लोन बना देता है जो कि बिल्कुल उसकी तरह ही दिखता है। लॉयड कहता है इसे मैंने अपने जादू से बनाया है, ये मेरा क्लोन है। ग्रीम उससे कहता है अब हम यहाँ से जा सकते हैं, पर लॉयड कहता है नहीं हम अब भी नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिल्फा है, वो इस क्लोन को तुरंत ही पहचान लेगी, इसलिए मैं सिल्फा से बचने के लिए एक चीज करने वाला हूँ। सीन में हम देखते हैं लॉयड महल से निकल जाता है और वो ग्रीम से बात करते हुए कहता है वहाँ पर महल पर क्या चल रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है लॉयड के बॉडी के अंदर ग्रीम है। वो कहता है मुझे थोड़ी दिक्कत तो हो रही है लेकिन मैं तुम्हारे जैसा बन चुका हूँ। ग्रीम कहता है लॉयड ने मेरे दिमाग को अपने क्लोन के अंदर डाल दिया है और मेरे बॉडी को अपने बॉडी के अंदर। मुझे नहीं लगता है कि लॉयड को अपनी लिमिट के बारे में पता है। लॉयड ग्रीम से कहता है तुम सिल्फा के सामने ध्यान रखना, तुम बस ये सोचो कि तुम ग्रीम नहीं बल्कि मैं हूँ। ग्रीम कहता है वैसे तो मानना पड़ेगा इसका क्लोन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर माना सर्कुलेशन भी है। अभी ग्रीम के दिमाग पर एक शैतानी आइडिया आता है और वो कहता है जबकि लॉयड यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। ग्रीम कुछ कर पाता उससे पहले लॉयड उससे कहता है मुझे ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम मेरे पेट हो, तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। ये सुनकर ग्रीम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसे सुनकर लॉयड कहता है क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। पर ग्रीम कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। इसके बाद लॉयड काफी स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है और कहता है राजमहल से तो निकल गया हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि डेंजन कहाँ पर मिलेगा। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है और उस लड़की के पीछे काफी मॉन्स्टर पड़े होते हैं। देखकर ग्रीम कहता है लगता है कोई खतरे में है। तभी अचानक से वो लड़की पीछे मुड़ती है और एक मॉन्स्टर को बहुत ही जोरदार पंच मारती है। उसके एक ही पंच से वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से फट जाता है, जिसके बाद वो और मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। फिर वो अपने हाथों को घुमाकर अपने हाथ से कोई टेक्निक यूज करती है जिससे कि उन मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। लॉयड उस लड़की की पीठ पर देखता है जहाँ पर लिखा होता है वॉरियर। ये देखकर ग्रीम कहता है शायद ये लड़की मार्शल आर्ट जानती है। लॉयड कहता है इस लड़की का फाइटिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा है। तभी उस लड़की की नजर लॉयड पर पड़ती है और वो कहती है तुम आखिर कौन हो और तुम वहाँ पर छुपे हुए क्यों हो। ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैं इतनी दूर पर छुपा हुआ हूँ लेकिन फिर भी उसने मुझे देख लिया। लॉयड कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए लेकिन मुझे उससे डेंजन के बारे में भी पूछना है। इस पर ग्रीम उससे कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ना तुम पकड़े जाओगे और वो जान जाएगी कि तुम सेवंथ प्रिंस हो। ये सुनकर लॉयड कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी वो लड़की कहती है तुम मेरा जवाब नहीं दे रहे हो, इसका मतलब तुम मेरे दुश्मन हो। ये बोलने के बाद वो लॉयड के ऊपर हमला करने के लिए काफी स्पीड से आगे बढ़ती है, जिसे देखकर लॉयड काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आखिर मैं क्या करूँ, इससे मैं कैसे बचूं। तभी वो लड़की ऊपर आ जाती है और कहती है कौन है वहाँ। अपना अपीयरेंस चेंज कर लेता है और उसके सामने आ जाता है। लॉयड उससे कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम रोबोट है और मैं एक नूब एडवेंचरर हूँ। रोबोट को देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शौक हो जाती है। लॉयड मनी मन कहता है मैंने ये बहुत ही अच्छा किया, मैंने अपने मैजिक से अपने आप को साइज में बड़ा कर लिया। मैं अपने इस मैजिक से मैं उन लोगों जैसा दिख सकता हूँ जिन्हें मैंने पहले देखा हुआ है। मेरे राइट हैंड पर मेरा अपीयरेंस था और मेरे लेफ्ट हैंड पे एल्बर्ट का अपीयरेंस था। मैंने उन दोनों को मिक्स कर लिया और अपना भेस चेंज कर लिया। वो लड़की रोबोट से कहती है मेरा नाम काओ है और मैं एक बी रैंक की हंटर हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। लॉयड उससे कहता है तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा और वहीं पर वो ग्रीम से कहता है कहीं इसको मुझ पर शक तो नहीं हो जाएगा। जिस पर ग्रीम कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, आपका ये अपीयरेंस बिल्कुल ही परफेक्ट है, उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा आपके रियलिटी के बारे में। काओ मन ही मन खुश होते हुए कहती है ये रोबोट तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे हैंडसम किसी को नहीं देखा, अब मेरा भी कोई हैंडसम बॉयफ्रेंड होगा। फिर रॉबर्ट उससे कहता है मैं सोच रहा था हम दोनों एक साथ मिलकर डेंजन्स को क्लियर करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। काओ से कहती है तुम सोच लो डेंजन का काम तुम्हारा हो गया है। जिसके बाद वो दोनों डेंजन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ताओ काफी सारे दुश्मनों को एक साथ मारती है और फिर वो रॉबर्ट से कहती है क्या तुम्हें मेरी ताकत देकर क्या तुम्हें मुझसे प्यार हुआ। लेकिन रॉबर्ट उसे इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता है और वहाँ पर जितने भी ग्लोइंग रॉक्स होते हैं उन सबको इकट्ठा करने लगता है। इसे देखकर ताओ डिसअपॉइंट हो जाती है और कहती है प्लीज मेरे ऊपर भी ध्यान दो। रॉबर्ट ताओ से कहता है क्या तुम अकेले ही एडवेंचर्स करती हो। इस पर ताओ कहती है हाँ, क्योंकि मुझे आज तक ऐसे लोग नहीं मिले हैं जिनके साथ मैं मिलकर एडवेंचर करूं और डेंजन को क्लियर करूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों अब डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट ताओ से कहता है तुम जब वो हमले कर रही थी तब तुम की का इस्तेमाल कर रही थी। ताओ कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें की के बारे में कैसे पता है। ये काफी रेयर है क्योंकि इस देश में ज्यादातर लोगों को की के बारे में नहीं पता है। अब रॉबर्ट उसे कहता है कि बिल्कुल वैसा है जैसे कि मैजिक के लिए माना का यूज करना पड़ता है और जिस तरह से तुम ब्रीदिंग करती हो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सुनकर ताओ कहती है मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई, तुमने ये सारी बातें नोटिस की, ये कह सकते हो कि मैं ब्रीथलेस हूँ
क्योंकि इस ट्रेनिंग की शुरुआत और अंत ब्रीथ से ही होती है। तुम अपने ब्रीथिंग का यूज करते हो की को सेलिब्रेट करने के लिए, जिससे कि तुम्हें पावर्स मिलती है। लेकिन उन पावर्स को यूज करने के लिए तुम्हें काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अब मुझे ये फीलिंग आ रही है कि तुम इस की के बारे में सीख सकते हो। अभी वो लॉयड को देखती है जो कि ब्रीथिंग टेक्निक को यूज कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके लंग्स पर दर्द होने लगता है और वो रुक जाता है। ये देखकर ताओ उससे कहती है अभी अभी की ब्रीथिंग कर रहे थे। इस पर रॉबर्ट उससे कहता है हाँ बिल्कुल, तुमने अभी अभी जैसा बताया मैं वैसा ही करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन ये करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये देखकर ताओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुम सिर्फ एक बार में ये सीख रहे हो, फिर तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो? ये करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। अगर तुम की ब्रीदिंग करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि तुम्हारे लंग्स जल रहे हैं। वहीं पर लॉयड अभी भी रुक नहीं रहा होता है और अभी भी वो की ब्रीदिंग करने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है अब मैं डेफिनेटली इसे फील कर सकता हूँ। मेरी बॉडी के अंदर माना से एक अलग एनर्जी बन रही है। मैं इस ताकत का यूज कर सकता हूँ, ये मेरे काफी काम आएगी मेरे मैजिक के लिए। रॉबर्ट का इंटरेस्ट देखकर ताओ कहती है अगर तुम इतने एक्साइटेड हो मैं की के बारे में तुम्हें और ज्यादा सिखा सकती हूँ। ये सुनकर रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसको शुक्रिया कहता है। रॉबर्ट का स्माइल देखकर ताओ अब शर्माने लगती है और उससे कहती है तुम बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो जब तक कि हम लोग इस डेंजन को क्लियर करके यहाँ से चले नहीं जाते। रॉबर्ट कहता है हाँ बिल्कुल ये ठीक रहेगा। वहीं पर लॉयड को इतना ज्यादा खुश देखकर ग्रीम भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है लॉयड काफी ज्यादा वियर्ड है। महल के अंदर उसकी काफी अच्छी जिंदगी है, लेकिन उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है। उसका इंटरेस्ट मैजिक सीखना है, वो हमेशा मैजिक के बारे में पढ़ता रहता है। अभी वहाँ पर सिल्फा आ जाती है और वो लॉयड से कहती है तो आप मुझे मिल ही गए। सिल्फा को देखकर ग्रीम काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद हम ताओ को देखते हैं जो कि की ब्लास्ट का यूज करके मॉन्स्टर को मार रही होती है। बताती है कि मैंने अभी अभी जिस मॉन्स्टर को मारा वो एक वुल्फ था और वो इस डेंजन का बॉस था। अब हम लोग सामने पड़े ट्रेजर बॉक्स को खोल सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इस बॉक्स के अंदर कोई इंटरेस्टिंग चीज होगी। रॉबर्ट कहता है एक ऐसा बॉक्स जिसे हम लोग तब तक नहीं खोल सकते हैं जब तक हम लोग डेंजन बॉस को नहीं हरा देते हैं। इसका मतलब ये काफी अजीब कंस्ट्रक्शन से बनाया गया डेंजन है, ये काफी कमाल का लग रहा है। ये सुनकर ताओ कहती है तुम लोग ट्रेजर बॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हो, तुम्हें उस बॉक्स के अंदर के सामान पर दिलचस्पी दिखानी चाहिए। पर रॉबर्ट कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये भी जानना है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर है क्या। बोलते बोलते वो ब्रीदिंग भी कर रहा होता है। रॉबर्ट को देखकर ताओ कहती है ये तो बहुत ही जल्दी की ब्रीथिंग सीख रहा है, ये तो एक विनर मिल गया, मेरे ग्रैंडपा भी अलाउ कर देंगे इसे अपना फियोंसे बनाने के लिए। फिर रॉबर्ट कहता है चलो इस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करते हैं। इस पर ताओ कहती है ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस बॉक्स के अंदर कुछ अच्छी चीज होगी। बोलने के बाद वो लोग ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर देते हैं। अचानक से लॉयड को फील होता है और वो कहता है बॉक्स के अंदर से हमला होने वाला है। ये देखकर वो ताओ को साइड में कर देता है, वो दोनों ही हमले से बच जाते हैं। लोग देखते हैं उस ट्रेजर बॉक्स के अंदर से एक लीच बाहर आ जाता है। इसे देखकर रॉबर्ट कहता है आखिर ये क्या है, क्या ये एक नया बॉस है? एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ट्रेजर बॉक्स में से एक लीच बाहर आता है। इसे देखकर लॉयड कहता है ये लीच किस तरह का क्रिएचर है। इस पर ताओ से बताते हुए कहती है तुम चिंता मत करो और जल्दी से इस डेंजन से बाहर चले जाओ। जिस पर लॉर्ड यानी कि रॉबर्ट उससे कहता है मुझे यहाँ से नहीं जाना है, मुझे ये फाइट देखनी है। लेकिन ताओ अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए लॉयड को पीछे ढकेल देती है और कहती है मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि लीच बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो तुम्हें मार भी सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें पीछे ढकेल दिया। इसके बाद वो लीच ताओ पर अटैक करने लगता है। ताओ उसके हर अटैक को डॉज करते हुए कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है, एक लो लेवल डेंजन के अंदर एक लीच कैसे हो सकता है? लीच को तो ए रैंक के एडवेंचर्स भी नहीं हरा सकते हैं। इसके बाद ताओ कहती है मैं इसके साथ फाइट करती रहूंगी तब तक रॉबर्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कि पीछे गिर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे की के बारे में चीजें सीखनी है और डेंजन के बारे में भी, इसलिए वो अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए वहीं पर अपने आप को रोक देता है और फिर वो कहता है क्या वापस जाना ठीक रहेगा? लेकिन मुझे आखिर ताओ ने पीछे क्यों ढकेला ये मुझे नहीं पता। इसके बाद वो ग्रीम से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा, लेकिन तभी वो ग्रीम को देखता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है। ग्रीम लॉयड से कह रहा होता है कि घर वापस आ जाओ और मुझे बचा लो। ये सुनकर लॉयड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है या मुझे यहीं पर रहना चाहिए या मुझे वापस चले जाना चाहिए। जिसके बाद हम ताओ को देखते हैं जो कि लीच से फाइट कर रही होती है, लेकिन उस लीच से लड़ते लड़ते उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। अब ताओ भी जान जाती है कि वो इससे फाइट नहीं कर सकती है। वो कहती है अगर मैंने इसके साथ फाइट कंटिन्यू रखा तो मैं मर भी सकती हूँ। वो कहती है अब तक तो रॉबर्ट बाहर निकल चुका होगा, इसलिए मैं भी यहाँ से भागने की कोशिश करती हूँ। वो धीरे धीरे डेंजन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसे लीच कहता है की टेक्निक एक्टिवेट। ये सुनकर ताओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है आखिर ये लीच कैसे बात कर पा रहा है। वो लीच उससे कहता है तो तुम्हारे पास भी ये आर्ट है, मैंने एक इंसान को खाया था जिसके पास भी ये की आर्ट थी और यहाँ पर तुम्हारे जैसे जितने भी इंसान आते हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती है मैं उन सबके सोल को यहीं पर खा जाता हूँ और जैसे ही मैं उन सबको खा लेता हूँ मुझे उसी टाइम उन सबका स्किल मिल जाता है। लेकिन तुम्हें खाना मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए फायदेमंद होगा
लेकिन तुम्हारे साथ जो लड़का यहाँ पर आया था उसने मेरे अटैक पर काफी स्पीड से रिएक्शन दिया था। ये सुनकर ताऊ उसे कहती है तुम और रॉबर्ट बिल्कुल ही एक जैसे नहीं हो। तुम लोग भले ही नॉलेज के पीछे भागते होगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर रॉबर्ट को एक पत्थर भी मिल जाएगा तो वो उस छोटे से पत्थर को भी देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। वो लीज ये सुनकर कहता है उससे मेरा क्या फायदा। तभी ताऊ उसके ऊपर अटैक करने लगती है और बहुत ही स्पीड के साथ जाकर उसे मुक्का मारती है, लेकिन तभी वो लीज उसके सामने एक बहुत ही पावरफुल बैरियर लगा देता है। ये देखकर ताऊ कहती है मुझे इस छोटे से बैरियर पर फर्क नहीं पड़ता है। तब मेरी एज 5 साल की हुई थी, तब से ही मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। तब बोलने के बाद ताऊ बहुत ही स्पीड के साथ और बहुत ही पावरफुल अटैक करती है उस बैरियर के ऊपर और थोड़ी ही देर में वो उस बैरियर को तोड़ देती है। लेकिन बैरियर को तोड़ने के बाद ताऊ की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। वो अपने बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही होती है। तभी हम देखते हैं वो लीज उसके पीछे आ जाता है और वो ताऊ की बेइज्जती करते हुए कहता है तुम्हारी ये की टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। तुम्हारे पास जितनी भी पावर है वो मेरे एक फिंगर के बराबर भी नहीं है। ये बोलने के बाद वो ताऊ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो देखता है उसने जो अटैक किया है वो धीरे धीरे टूटने लगता है और तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर लियोड आ चुका है। उसने कि उसके अटैक के सामने अपना बैरियर लगा दिया है और ताऊ को भी बचा लिया है। रॉबर्ट ताऊ से कहता है तुम तो इतनी जल्दी हार मान रही हो। अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर बैठो और मैं इससे फाइट करता हूँ। और ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और रॉबर्ट से कहती है ये बैरियर तुमने बनाया है। तभी हम लीज को देखते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं लियोड बहुत ही स्पीड के साथ उस लीज के पीछे चला जाता है, जिसके बाद लॉयड की ब्रीथिंग करने लगता है। ये देखकर लीज को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो कहता है आखिर ये कर क्या रहा है। इसके बाद वो लॉयड के ऊपर फिर से अटैक करने लगता है। लॉयड बैरियर लगाकर सारे अटैक से बच जाता है और बैरियर के अंदर से ही वो की ब्रीथिंग कर रहा होता है। लॉयड की और माना को दोनों को ही एक साथ मिलाकर यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं वो लीज लॉयड के बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके सारे अटैक्स बेकार जा रहे थे। वो कहता है आखिर इसका बैरियर इतना मजबूत कैसे हो सकता है जो मेरे अटैक्स भी ने तोड़ नहीं पा रही है। वहीं पर लॉयड कहता है फाइनली मैं ये कर सकता हूँ। अभी उसे ताऊ की बात याद आती है जो कि उसको कह रही होती है पूरा फोकस करो। ताऊ की बात सुनकर लॉयड फोकस करने लगता है। इसके बाद वो काफी गहरी सांस लेने लगता है और फुल प्रिंट्स स्पेल्स को यूज करता है, जिससे कि उसके बैरियर के अंदर काफी सारा हवा घुस जाता है और उसका बैरियर हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर लीज को लगता है कि लॉयड यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और वो लॉयड के बैरियर के ऊपर फुल पावर से अटैक करने लगता है। तभी लॉयड को महसूस होता है कि वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, कि वो बैरियर के अंदर है, इसलिए वो अपने आप से बैरियर को हटा देता है। ये देखकर लीज को लगता है कि उस बैरियर को मैंने तोड़ा है और वो लॉयड से कहता है अब मैं तुम्हारी लिमिट देख सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अब लॉयड के ऊपर हमला कर देता है। इसी पर हम देखते हैं लॉयड एक पत्थर के जरिए आसमान में लटक जाता है। लीज के अटैक उसे लगने वाले होते हैं, लेकिन तभी लॉयड की ब्रीथिंग का यूज करके वहाँ से निकल जाता है। वहीं पर ताऊ भी समझ जाती है कि लॉयड ने बैरियर को खुद से हटाया है, जिससे कि उसे सांस लेने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इसके बाद लॉयड अब की और माना को एक साथ कमबैक कर लेता है। अभी अचानक से ही वो लीच लॉयड के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। वो भी उसके चारों तरफ से लॉयड की और माना के कॉम्बिनेशन को यूज करता है और लीच के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक लीच तक पहुंचता ही नहीं है। लॉयड कहता है मुझे लगता है कि ये अटैक बहुत ही कमजोर था, मुझे अपने अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से लीच के ऊपर अटैक कर देता है। लीच अपने अटैक को यूज करके अपने आप को बचा लेता है, लेकिन लॉयड का हमला उसके सारे अटैक को तोड़ता जाता है। लॉयड उस लीच के ऊपर बहुत ही जोरों से अटैक कर रहा होता है। इतने सारे हमलों को एक साथ अपनी तरफ आते देख लीच बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है आखिर ये क्या है, ये तो बहुत ही स्पीड के साथ मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, वो भी बिना इनकांडेशन के। क्या ये सच में की टेक्निक को यूज कर रहा है? लेकिन ऐसा करना तो इम्पॉसिबल है। मुझे लगा था ये लड़का एक मेज है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेज से भी ऊपर है। लॉयड का एक अटैक जाकर उस मेज को लग जाता है। ये देखकर ताऊ भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी लॉयड अपने अटैक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, सीधा लीज के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो लीज अपने ऊपर एक बैरियर लगा देता है। लेकिन लॉयड का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जाकर सीधा उस लीज को लगता है। वहीं पर अब लीज मरने वाला होता है। वो मरने से पहले कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद लॉयड ताऊ से कहता है अब मुझे समझ आ गया कि ब्रीथिंग आखिर है क्या। इसके बाद वो दोनों ट्रेजर बॉक्स को ओपन करते हैं। ट्रेजर बॉक्स में से उन्हें जो सामान मिलता है उसे देखकर ताऊ कहती है हमने इस डेंजन के अंदर आकर इतना ज्यादा मेहनत किया, लेकिन हमें इस बॉक्स के अंदर से इतना ज्यादा बेकार सामान मिला है। अब रॉबर्ट यानी कि लॉयड उससे कहता है मुझे लगता है कि ये बेकार नहीं है, इस चाकू के अंदर माना की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया है। वो ताऊ से कहता है क्या मैं इसे रख सकता हूँ? जिस पर ताऊ कहती है ठीक है तुम इसे रख सकते हो। भी वो लोग देखते हैं कि वो जो ट्रेजर बॉक्स होता है वो अपने आप ही जमीन के अंदर जाने लगता है और वो डेंजन भी बहुत जोरों से हिलने लगता है। ये देखकर रॉबर्ट कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। इस पर ताऊ कहती है ऐसा हमेशा ही होता है, जब ट्रेजर बॉक्स के अंदर के सामान को ले लिया जाता है तो डेंजन गिरने लगता है। लॉयड कहता है अब मुझे ये ट्रेजर बॉक्स चाहिए
और वो ट्रेजर बॉक्स को जमीन के अंदर से निकालने लगता है। अभी ताऊ उससे कहती है तुम ये सारे काम को बाद में करना, अभी हमारे ऊपर डेंजर गिरने वाला है। लेकिन तब तक लॉयड उस ट्रेजर बॉक्स को निकाल लेता है, लेकिन वो पूरा बॉक्स नहीं होता है बल्कि उसके ऊपर वाला बॉडी पार्ट होता है। इसके बाद वो डेंजर गिर जाता है और अब वो लोग भी सेफली बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ताऊ लॉयड से कहती है तो तुम एक मेज हो, वैसे तुम काफी कमाल के हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुमने मैजिक की जगह की टेक्निक को यूज क्यों किया। क्या तुमने वो मेरे लिए किया? इस पर रॉबर्ट यानी कि लॉयड उससे कहता है नहीं, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मुझे लगा कि मुझे ये टेक्निक को करना चाहिए और उस टेक्निक को यूज करने में मुझे काफी ज्यादा मजा भी आया। ये सुनकर ताऊ काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर रॉबर्ट उससे कहता है मैं तो भूल ही गया था, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। अभी ताऊ उससे कहती है तुमने जो लास्ट में अटैक यूज किया था वो एक सीक्रेट की ब्लेड अटैक है और मैं भी अभी तक उसे यूज नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं भी आप काफी ट्रेनिंग करूंगी, मैं भी तुम्हारे जैसे की ब्लेड को यूज कर पाऊंगी। रॉबर्ट उससे कहता है तुमने बिल्कुल ही सही डिसीजन लिया है। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी ताऊ को याद आता है और वो चिल्लाते हुए रॉबर्ट से कहती है तुमने तो मुझे अपना एड्रेस बताया ही नहीं, मैं तुम्हें ढूंढूंगी कहाँ। लेकिन लॉयड उसे इग्नोर करता है और वापस से अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है और वो ग्रीम से कहता है क्या तुम ठीक हो? तभी वो देखता है ग्रीम की काफी बुरी हालत हो गई है। वो लॉयड से कहता है ये शिल्पा बहुत ही भयानक है। अभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर ग्रीम शिल्पा से लड़ रहा था। शिल्पा ग्रीम से कहती है आखिर आप इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो गए? प्रिंस लॉयड, मुझे लगता है कि आपको फिर से ट्रेनिंग देनी होगी। ऐसा बोलने के बाद वो ग्रीम को काफी ज्यादा मारती है, जिसकी वजह से ग्रीम की इतनी बुरी हालत हो गई है। लॉयड से कहता है मैं एक डीमन हूँ, लेकिन फिर भी मैं उससे नहीं जीत पाया। इसके बाद हम देखते हैं लॉयड को जो नाइफ मिली थी वो उस नाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आ गया था। वो कहता है भले ये नाइफ बहुत ही ज्यादा बेकार दिख रही है, लेकिन ये एक कमाल की नाइफ है। ऐसा बोलने के बाद वो अब उस नाइफ को गर्म पानी के ऊपर डाल देता है और फिर वो अपने सरफेस को एक्सपेक्ट करता है, जिसे देखने के बाद वो कहता है मुझे लगा ही था, इसके माना को एक्सपेक्ट किया गया था, जो कि किसी भी इंजेंटमेंट मैजिक के लिए यूज किया जाता है, जहां पर कोई मैजिक फॉर्मूला किसी वेपन के ऊपर लिखा जाता है और उस फॉर्मूला को लिखने के बाद उस वेपन का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और मुझे लगता है कि इस नाइफ के ऊपर बूस्ट पावर इंजेंट लगाया गया है। ग्रीम उससे कहता है इसका मतलब तुम एंजेंटमेंट मैजिक के ऊपर स्टडी कर सकते हो। अब लॉयड उसे कहता है लेकिन ये करना इतना भी सिंपल नहीं है, जिसके बाद उसको जितना भी माना एक्सेस मिलते हैं वो उन सभी का फॉर्मूला ब्रेक डाउन कर देता है। वो कहता है इस नाइफ से मुझे जितना भी माना एक्सपेंस मिला है, अगर इतना ही इसका लिमिट है तो ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अगर मैं इसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर फेल हो जाता हूँ तो ये नाइफ किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। लॉयड कहता है अभी मैं जो स्पेल्स को यूज कर रहा हूँ गंदे पानी को साफ करने में काम आती है, लेकिन अगर हम लोग प्रीटी लेवल को थोड़ा सा कम करेंगे सभी बेस एलिमेंट्स को ये नाइफ सेपरेट भी कर सकती है, जिसके बाद सभी एलिमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। ऑयल, सिल्वर और हेमेटाइट। लॉयड कहता है हेमेटाइट तो हमें मोस्टे के कोर को पाउडर बनाने में मिलेगा, लेकिन वो काफी रेयर होते हैं। जिसके बाद वो कहता है लेकिन मेरे पास डेंजन का कोर है और मुझे लगता है कि हम इससे कुछ बना पाएंगे। अभी फिलहाल मुझे ऑयल और सिल्वर चाहिए और उनके अलावा थोड़ी बहुत वेपन्स चाहिए। इसके बाद लॉयड अपने डैड के पास आता है और उनसे काफी ज्यादा सिल्वर कॉइन्स मांगता है। उसके डैड उसे कहते हैं क्या तुम्हें गोल्ड कॉइन नहीं चाहिए? तो लॉयड कहता है नहीं, मुझे सिल्वर कॉइन ही चाहिए। लॉयड सारे सिल्वर कॉइन्स को लेकर वहां से चला जाता है। तब उसके डैड कहते हैं लॉयड बहुत ही ज्यादा प्यारा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉयड अपने कमरे में आता है और सारे सिल्वर कॉइन्स को पिघला देता है। जब सारे सिल्वर कॉइन्स पिघल जाते हैं उसे काफी सारे सिल्वर मिल जाते हैं। अभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं शिल्पा और लॉयड फाइट कर रहे होते हैं। लॉयड पीछे जाकर फुल स्पीड का यूज करके शिल्पा के पीछे आ जाता है और शिल्पा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन शिल्पा उसे देख लेती है और उसे कहती है तुम काफी स्लो हो। ये सुनकर लॉयड वापस से पीछे हट जाता है और अपनी पावर का यूज करके जमीन को उठा देता है। ये देखकर शिल्पा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद लॉयड शिल्पा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर शिल्पा तो है ही नहीं। तभी अचानक से ही शिल्पा उसके ऊपर अटैक करती है और उसे पता चलता है कि शिल्पा उसके नीचे थी और वो लॉयड को फिर से एक बार हरा देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिल्पा लॉयड को ऑयल दे देती है। शिल्पा मन ही मन कहती है लॉयड के पास काफी कमाल की स्किल्स है, उनके पास मैजिक एबिलिटीज भी है और वो स्वॉर्ड चलाना भी सीख रहे हैं। जिसके बाद लॉयड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉयड अपने कमरे में आता है और वो ऑयल को और हेमेटाइट को एक साथ मिला देता है, जिससे कि उसको माना एक्सचेंज मिल जाता है। इसके बाद वो एल्बर्ट के पास आता है और कहता है मुझे काफी सारे वेपन्स चाहिए एंजेकमेंट्स मैजिक यूज करने के लिए। ये सुनकर एल्बर्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने सारे सोल्जर्स से कहता है मेरे छोटे भाई को वेपन्स चाहिए, तुम लोग अपने अपने वेपन्स मेरे छोटे भाई को दे दो। वो सारे सोल्जर्स अपने वेपन्स को नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं ये लो। इसके बाद लॉयड एन्चेंटमेंट करना शुरू कर देता है। ये देखकर ग्रीम भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है लॉयड उस तलवार के ऊपर बूस्ट पावर की काफी ज्यादा लेयर लगा रहा होता है। जहाँ उसे जगह मिलती है वहाँ वो अलग अलग फॉर्मूला लगा रहा होता है। इतने सारे फॉर्मूले लगाने
लगाने की वजह से एक तलवार टूट जाता है, जिसे देखकर लॉयड काफी ज्यादा डर जाता है। लॉयड कहता है मुझे इतने सारे फॉर्मूला का यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं लॉयड काफी सारे तलवारों में एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन उसकी सारी तलवारें बेकार होती जाती है, लेकिन कुछ तलवारें सक्सेसफुल भी हो जाती है। उन तलवारों को देखकर ग्रिम और लॉयड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लॉयड एल्बर्ट के पास आकर कहता है 120 तलवारों में से 50 तलवारें सक्सेसफुल हुई है, लेकिन मैंने 70 वेपन्स को वेस्ट कर दिया। यहीं पर सिल्फा कहती है ये लॉयड खाना नहीं बना रहे थे। लॉयड मन ही मन कहता है 50 नहीं बल्कि 80 तलवारें सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन मैंने 30 के ऊपर एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाने की कोशिश की, लेकिन वो सब बर्बाद हो गए और अब सिर्फ 50 ही बचे हैं। वहीं पर एल्बर्ट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर लॉयड ने इतने सारे इंचेंटमेंट्स कैसे कर लिए, वो भी फर्स्ट टाइम में ही। लगता है मैंने जितना सोचा था लॉयड उससे भी काफी ज्यादा होशियार है। वहीं पर एक गार्ड कहता है अगर इसने सच में ये कर दिखाया है तो ये तलवारें काफी कमाल की बन गई होगी। वहीं पर दूसरा गार्ड कहता है तुम बेवकूफ मत बनो, ये झूठ बोल रहा है। लॉयड की बेइज्जती सुनकर सिल्फा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गार्ड कहता है ये नॉर्मल ही तलवार है जो कि हमने इसे दिए थे। ये कहने के बाद वो उस तलवार को अपने म्यान में रखने लगता है, लेकिन वो तलवार इतना ज्यादा शार्प होता है कि उसकी म्यान ही कट जाती है। ये देखकर ग्रिम कहता है देखा तुमने, तुम्हारी तलवार कितनी शार्प हो गई है। इसके बाद एल्बर्ट भी अपने तलवार को देखता है और वो कहता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। फिर लॉयड उससे कहता है मैं देखना चाहता हूँ आखिर इन वेपन्स का आप लोग यूज कैसे करोगे। एल्बर्ट उससे कहता है ठीक है फिर, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ आओ। आज हमारे फादर ने हमें मॉन्स्टर हंट का टास्क दिया है, अगर तुम आना चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। ये सुनकर लॉयड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ आना चाहूंगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉयड अपने भाई के साथ बैठकर मॉन्स्टर हंटिंग करने के लिए आ जाता है। लॉयड मॉन्स्टर हंटिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। ये देखकर सिल्फा उससे कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो, जिस पर लॉयड कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत ही कम चांस मिलते हैं महल से बाहर आने का, और मुझे ये भी देखना है कि मैंने जो स्वॉर्ड्स बनाए हैं वो फाइट के दौरान कैसे काम करते हैं। तभी हम देखते हैं उनके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं और उनके पास वेपन भी होते हैं। ये देखकर सभी नाइट्स लॉयड का हिफाजत करने लगते हैं। लॉयड कहता है मुझे तो इन मॉन्स्टर को देखकर डर लग रहा है। तभी ग्रिम बाहर निकलता है और उसे कहता है तुम्हें ये पहले से ही पता था ये मॉन्स्टर आने वाले हैं, तुमने ये पहले ही सेंस कर लिया था। लॉयड अब की ब्रीथिंग करने लगता है। वो ग्रिम से कहता है मैं की ब्रीथिंग करते हुए मैं हर एक चीज को सेंस कर सकता हूँ जो कि हमारे पास आ रहे हैं या फिर हमसे छुपे हुए हैं। ये देखकर ग्रिम कहता है इसने तो की ब्रीथिंग का बहुत ही अच्छा यूज किया है, ये दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनते जा रहा है। वहीं पर हम देखते हैं वो नाइट्स लॉयड के बनाए हुए तलवार को यूज करके उन सारे मॉन्स्टर को एक ही बार में काट देते हैं। ये देखकर एल्बर्ट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सभी नाइट्स कहते हैं कि ये तलवार बहुत ही ज्यादा औसम है। इन तलवार को यूज करने पर हमें लग रहा है कि हम मॉन्स्टर नहीं बल्कि पेपर काट रहे हैं। ये देखकर लॉयड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने जो मैजिक इनमें यूज किया था वो काम आया। एल्बर्ट सबसे कहता है देखा मेरे भाई ने क्या बनाया है। वहीं पर हम सिल्फा को देखते हैं जिसने अकेले ही बहुत सारे मॉन्स्टर को मार डाला है। ये देखकर लॉयड कहता है मैंने तुम्हारे तलवार को तो एंजेंट किया ही नहीं था। फिर अचानक से ही एक मॉन्स्टर लॉयड के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ताऊ आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर लात मारती है और उसे दूर कर देती है। ताऊ नीचे आती है और कहती है मुझे यहाँ पर मॉन्स्टर होने का महसूस हो रहा था, मैंने ये सेंस कर लिया था और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। उसे देखकर लॉयड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ताऊ। अभी ताऊ लॉयड की तरफ देखने लगती है। लॉयड अपना मुंह छुपाते हुए कहता है मैं तो भूल ही गया था, मैं इस टाइम अपने रियल बॉडी पे हूँ। तभी ताऊ लॉयड के पास आती है और कहती है तुम की ब्रीथिंग कर रहे हो ना। वो कहती है मैंने अभी रॉबर्ट को सेंस किया था। वो लॉयड का फेस चेक करने लगती है। वो कहती है तुम्हें देखने से मुझे लग रहा है कि तुम रॉबर्ट की तरह दिख रहे हो। ये सुनकर लॉयड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सिल्फा उस मॉन्स्टर को मार देती है। सिल्फा ताऊ से कहती है हमारा मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब लॉयड से दूर हो जाओ। इस पर ताऊ से काफी गुस्से में कहती है मैं इस लड़के को परेशान नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी अभी तुमने जिस मॉन्स्टर को मारा उसे मैं मारने ही वाली थी। वो कहती है मेरी की ब्रीथिंग को अंडर एस्टिमेट मत करना। उन दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है, लेकिन तभी एल्बर्ट बीच में आ जाता है और वो ताऊ से कहता है मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लोग लेक तक जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगी? ताऊ कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग लेक तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एल्बर्ट ताऊ से कहता है मैं सोलम किंगडम का दूसरा प्रिंस हूँ और मेरा नाम एल्बर्ट है। ये सुनकर ताऊ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम एक प्रिंस हो? वो एल्बर्ट से माफी मांगने लगती है। इसके बाद ताऊ मन ही मन कहती है एल्बर्ट काफी ज्यादा हैंडसम है और ये रॉबर्ट की तरह दिखता भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एल्बर्ट ही रॉबर्ट है। तभी रॉबर्ट उससे कहता है क्या तुम किसी को जानती हो जो कि मेरी तरह दिखता है? ताऊ कहती है वो तुम्हारा जैसा नहीं बल्कि वो जो बच्चा तुम्हारे साथ था उसका जैसा दिखता है। ताऊ कहती है आखिर वो बच्चा कहाँ गया? तभी हम लॉयड को देखते हैं जो कि टेंट के पीछे छुपा होता है। वो कहता है मैंने की ब्रीथिंग का यूज किया और उसे सेंस करके ताऊ हमारे पास आ गई। इसे यूज करना मेरे लिए भारी पड़ गया। ग्रिम उससे कहता है अगर तुम और ज्यादा की ब्रीथिंग का यूज करोगे
तो ताओ को तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा। तभी लॉर्ड कहता है चलो मैं अपने टेंट पर छुप जाता हूँ जब तक कि यहाँ पर मॉन्स्टर नहीं आ जाते। लेकिन जैसे ही लॉयड अपने कमरे में आता है वो देखता है सिल्फा अपने कपड़े चेंज कर रही है। ये देखकर लॉयड उससे कहता है आखिर तुम मेरे टेंट पे कपड़े क्यों चेंज कर रही हो। इस पर सिल्फा कहती है मैं आज रात आपके टेंट में ही सोने वाली हूँ क्योंकि बाहर जितने भी नाइट्स हैं वो मिस्टर एल्बर्ट्स के नाइट हैं और मैं आपकी टीचर हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं आपकी रक्षा करूँ, इसलिए मैं आपके साथ ही रहूंगी। लॉयड उससे कहता है तुम्हें यहाँ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही सो सकता हूँ। लेकिन सिल्फा लॉयड की बात नहीं मानती है। फिर हम देखते हैं ताओ टेंट के बाहर होती है और वो कहती है मैंने अभी अभी शायद रॉबर्ट को सेंस किया। लेकिन तभी वो टेंट के अंदर देखती है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सिल्फा लॉयड के ऊपर बैठी होती है। सिल्फा ताओ को देखकर गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर वेपन फेंक देती है, लेकिन ताओ उसके वेपन को कैच कर लेती है, जिसके बाद सिल्फा और ताओ एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और ये मौका देखकर लॉयड बाहर निकल जाता है। अभी हम सिल्फा और ताओ को देखते हैं। सिल्फा उससे कहती है मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर आई क्यों हो। जिस पर ताओ कहती है मैंने तुमसे ये पहले भी कहा है, मैंने यहाँ पर एक लड़के को सेंस किया था जिसे मैं पहले से जानती थी। वहीं पर हम देखते हैं लॉयड अपने भाई के पास आ जाता है। एल्बर्ट लॉयड से कहता है सिल्फा तुम्हें स्टूडेंट के नजर से नहीं देखती है, इसलिए तुम थोड़ा सा केयरफुल रहना। तभी सिल्फा और ताओ को महसूस होता है कि उन लोगों को सारे नाइट्स देख रहे हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों जाकर उन नाइट्स को मारने लगते हैं। ये देखकर एल्बर्ट लॉयड से कहता है देखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ लड़कियों से दूर रहना। ताओ सिल्फा से कहती है मुझे यहाँ पर हायर किया गया है एक पुरानी साइन को फिक्स करने के लिए, देखो वहाँ पर वो साइन है। सिल्फा ताओ से कहती है अगर ऐसी बात है तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, अपने काम को कर लो। फिर एल्बर्ट वहाँ पर आता है और ताओ से कहता है वहाँ पर अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, दुश्मनों को पहले ही सेंस कर सकते हैं, तुम्हारी एबिलिटी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम हमारे साथ सुबह तक रह सकती हो। तभी ताओ सेंस करती है और कहती है जंगल पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। लेकिन तभी अचानक से ही वही मॉन्स्टर वहाँ पर हमला कर देता है और उस मॉन्स्टर को देखकर सब कोई तैयार हो जाते हैं। तभी नाइट्स उस मॉन्स्टर को देखकर कह रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है, इस मॉन्स्टर से हमें थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर यानी कि वो बियर वुल्फ उन सारे नाइट्स पर हमला कर देता है। देखकर लॉयड कहता है ये जो बियर वुल्फ होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट होते हैं जबकि उनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तभी लॉयड देखता है ग्रीम थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लॉयड उसे कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ। इस पर ग्रीम उस टूटी हुई साइन को देखकर कह रहा होता है कहीं वो वही तो नहीं है। लेकिन तभी अचानक से ही सीन शिफ्ट होता है। मॉन्स्टर एक नाइट के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी ताओ की ब्लास्ट का यूज करती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे उस नाइट के पास से दूर फेंक देती है। लेकिन वो मॉन्स्टर वापस से खड़ा हो जाता है और ताओ के ऊपर फिर से हमला करता है। ये देखकर ताओ कहती है ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एल्बर्ट आता है जो कि अपनी तलवार को बाहर निकालता है, जिस तलवार को लॉयड ने बनाया है। एल्बर्ट उस वुल्फ से कहता है माफ करना, मुझे तुम्हें मारना ही होगा क्योंकि तुमने यहाँ पर काफी तबाही मचा दी है। ऐसा बोलने के बाद एल्बर्ट उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है और उस मॉन्स्टर को मार डालता है। ये देखकर सभी नाइट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एल्बर्ट की तारीफ करने लगते हैं। एल्बर्ट उन सबसे कहता है मैं इतना भी ताकतवर नहीं हूँ, ये सब तो मैं इस तलवार की वजह से कर पाया हूँ जिसे कि मेरे प्यारे भाई ने बनाया है। वो नाइट्स अब लॉयड की भी तारीफ करने लगते हैं। तभी ग्रीम लॉयड से कहता है वो पहाड़ के ऊपर जो साइन है वहाँ पर मुझे याद आ गया, वहाँ पर एक डीमन का शील्ड था। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो बियर वुल्फ था जिसे कि अभी अभी एल्बर्ट ने मार दिया था वो अब वापस से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अभी अभी तो एल्बर्ट ने इसे मारा था लेकिन ये फिर से खड़ा कैसे हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं उस बियर वुल्फ के पीछे और काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। ये देखकर एल्बर्ट कहता है आखिर इतने सारे मॉन्स्टर कहाँ से आ गए। अभी वहाँ पर एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है आखिर तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बियर वुल्फ को चोट पहुँचाने की। वो आवाज एक डीमन की होती है जो कि उस बियर वुल्फ के अंदर था। वो डीमन उस बियर वुल्फ के मुंह से निकलता है और वो सबसे कहता है मैं एक डीमन हूँ और मेरा नाम पार्क जूजू है। तुम लोगों ने मेरे बियर वुल्फ पर हमला करके अच्छा नहीं किया, तुम सभी को अब मरना पड़ेगा। ये देखकर ताऊ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है आखिर ये डीमन उस बियर वुल्फ के अंदर क्या कर रहा था। जिसके बाद पार्क जूजू अपने मॉन्स्टर से कहता है इनके ऊपर हमला करो और वो सारे मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी एल्बर्ट अपनी तलवार का यूज करके एक मॉन्स्टर पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर की जो चोट होती है वो अपने आप ही हील हो जाती है और वो भी बहुत ही स्पीड के साथ। ये देखकर एल्बर्ट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वहीं पर वो मॉन्स्टर एल्बर्ट को खाने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर ताऊ आ जाती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके एल्बर्ट को बचा लेती है। वहीं पर हम सारे नाइट्स को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं और मॉन्स्टर को काफी ज्यादा घायल भी कर देते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर वापस से ही बहुत स्पीड के साथ हील हो जाते हैं। तभी एल्बर्ट कहता है मुझे तो लगता है वो डीमन जो कि इन सबको कंट्रोल कर रहा है उसी की वजह से ये मॉन्स्टर वापस से हील हो पा रहे हैं। वहीं पर लॉयड ग्रीम से कहता है ये पार्क जूजू वही डीमन है जो कि उस साइन के अंदर सील था जो कि अब बाहर निकल चुका है। वो ग्रीम से कहता है तुम भी एक डीमन हो
हो। तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इस पर ग्रीम कहता है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि पार्क जुजू अपने माना को स्वीट कर रहा है मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए। मानो इस तरीके से कि माना को स्टील की तरह बनाना, जिससे कि तुम किसी को भी पपट की तरह कंट्रोल कर सकते हो। पार्क जुजू भी उन मॉन्स्टर के ऊपर यही टेक्निक को यूज कर रहा है, जिससे कि उन मॉन्स्टर को लग रहा है कि पार्क जुजू उन सबका बॉस है। इतना ही नहीं, पार्क जुजू उन सबको वापस हील कर सकता है। इसका मतलब कि जब तक पार्क जुजू नहीं हारेगा तब तक ये मॉन्स्टर फाइट करते रहेंगे और इन्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर लोएड ग्रीम से कहता है तुम मुझे माना ट्रांसफर करने का सिखा दो। इस पर ग्रीम कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, और क्या अभी? लेकिन तभी हम ताओ को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है और वहीं पर सिल्फा भी चुपचाप खड़ी होती है। उसे देखकर ताओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिर तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रही हो, मेरी मदद करो। ग्रीम लोएड से कहता है मुझे नहीं लगता है कि ये सही टाइम है माना ट्रांसफॉर्मेशन सीखने का, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब इन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए अपनी जान तक लगा दे रहे हैं। तब लोएड ग्रीम से कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, तुम मुझे जल्दी से माना ट्रांसफॉर्मेशन करने का सिखा दो। वहीं पर हम पार्क जुजू को देखते हैं जो कि उन सबके ऊपर हंसने लगता है और उनसे कहता है तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। वो सिल्फा को बेबी सीटर कह देता है। ये सुनकर सिल्फा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सिल्फा पार्क जुजू से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। पार्क जुजू अभी भी सिल्फा का मजाक उड़ा रहा होता है। सिल्फा उससे कहती है तुम्हारा मुंह बहुत ही ज्यादा महक रहा है, क्या तुम अपने मुंह को बंद कर सकते हो? ये सुनकर पार्क जुजू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, सीधा सिल्फा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी पार्क जुजू देखता है वहाँ पर सिल्फा तो है ही नहीं। सिल्फा उसके पीछे आ चुकी थी और उसके चारों पैरों को काट चुकी थी। अभी हम बाकी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि डर से कांपने लगते हैं। उन्हें देखकर एल्बर्ट कहता है आखिर इन्हें क्या हुआ, अचानक से ये लोग हिलना क्यों बंद कर रहे हैं? तभी ताओ एल्बर्ट से कहती है ये लोग अब जल्दी जल्दी हील नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर एल्बर्ट समझ जाता है और कहता है इनका लीडर पार्क जुजू वो अपनी पूरी फोकस कहीं और लगा रहा है, इसलिए अब ये मॉन्स्टर जल्दी जल्दी हील नहीं कर पा रहे हैं। एल्बर्ट कहता है अब हमारे पास बहुत ही अच्छी चांस है। एल्बर्ट सिल्फा से कहता है ऐसे ही लगे रहो। ये सुनकर सिल्फा पार्क जुजू से कहती है तो तुम रेडी हो फाइट करने के लिए? पार्क जुजू उसे कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी मरने वाली हो। अभी हम ग्रीम को देखते हैं जो कि लोएड को समझा रहा होता है माना ट्रांसफॉर्मेशन आखिर किया कैसे जाता है, और वो ग्रीम से कहता है वो जो पार्क जुजू है उसे काफी कमजोर मॉन्स्टर मिले हैं, इसलिए वो उनके ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है। माना ट्रांसफॉर्मेशन करना एक डीमन के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। शुरुआत में अगर तुम्हें चीजों को टेस्ट करनी है तो तुम अपने माना के अंदर चीजों को कलर कर सकते हो और कुछ बना भी सकते हो। ये सुनकर लोएड कहता है लो देखो मैंने ये कर लिया है, मैंने इस फूल के अंदर पिंक कलर किया है और मैंने इस फूल के अंदर खुशबू भी डाली है। ये देखकर ग्रीम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि लोएड ने इतनी जल्दी इस चीज को सीख लिया। वो लोग उस फ्लावर को सूंघ भी रहे होते हैं। वहीं पर हम सिल्फा को देखते हैं जो कि पार्क जुजू से अभी भी फाइट कर रही होती है। पार्क जुजू बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और कहता है आखिर ये लड़की मुझे टक्कर कैसे दे रही है। तभी सिल्फा एक नाइट के पास आती है और उससे कहती है क्या मैं तुम्हारी तलवार को ले सकती हूँ जिसे कि प्रिंस लोएड ने बनाया है। वो नाइट कहता है ठीक है आप ले सकते हो। वहीं पर पार्क जुजू अभी भी सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की है क्या, ये मेरे लिए कोई भी ओपनिंग नहीं छोड़ रही है, आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कोई बेबी सीटर कैसे हो सकती है। सिल्फा वो तलवार को ले लेती है और उसे बहुत ही गौर से देखने लगती है। वो कहती है इसे लोएड ने बनाया है, मुझे उसके ऊपर काफी गर्व है। ये देखकर पार्क जुजू कहता है जिस बच्चे को तुम प्रोटेक्ट कर रही हो सबसे पहले मैं उसी बच्चे को मारूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो सिल्फा के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। पार्क जुजू की ये सारी बातें सुनकर सिल्फा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर पार्क जुजू पीछे से आकर सिल्फा के ऊपर हमला कर देता है और सिल्फा को खा लेता है। पार्क जुजू हंसने लगता है और कहता है मुझे पता था ये इंसान बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होते हैं। तभी उसे सिल्फा की आवाज आती है। सिल्फा उस बेयर वुल्फ के अंदर से ही तलवार चलाने लगती है और उसके मुंह को पूरी तरीके से काट देती है। सिल्फा उसके ऊपर हमला करके उसे आसमान में ले आती है और वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए उस बेयर वुल्फ के गर्दन को काट देती है। ये देखकर पार्क जुजू काफी गुस्सा हो रहा होता है और कहता है तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, तुम ये कैसे कर पा रही हो। तभी सिल्फा बहुत ही स्पीड के साथ उसकी तरफ घूम के आती है और सीधा उसके फेस पर तलवार डाल देती है और वो उसके ऊपर हमला करके उस पार्क जुजू को बेयर वुल्फ से बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद सिल्फा उसके ऊपर डबल टाइगर शॉट का अटैक करती है जिससे कि पार्क जुजू जमीन पे गिर जाता है। सिल्फा की पावर देखकर वहाँ पर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर लोएड भी सिल्फा को देखकर कहता है जब सिल्फा सीरियस हो जाती है तो वो कुछ ऐसी दिखती है। सिल्फा पार्क जुजू के पास चली जाती है और उसको कहती है तुम जैसा घिनौना डीमन प्रिंस लोएड को टच भी नहीं कर सकता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सिल्फा ने पार्क जुजू को हरा दिया था और यहीं पर एपिसोड 4 की एंड हो गई थी। यहाँ पर से हम एपिसोड 5 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में हम पार्क जुजू को देखते हैं जिसके मुंह से धुआं निकलने लगता है। वहीं पर हम एल्बर्ट और ताओ को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स का यूज करके दूसरे मॉन्स्टर को हरा चुके थे। एल्बर्ट सभी से कहता है ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हम सबको मिलकर पार्क जुजू को खत्म करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर पार्क जुजू के मुंह से निकला हुआ धुआं आ जाता है। उस धुएं से एल्बर्ट और उसके सभी सिपाही अपने बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते हैं। उन सबको ताओ देख लेती है और कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। वहीं पर सिल्फा भी इस धुएं के चपेट में आ जाती है और जमीन पे गिर जाती है। वहीं पर हम पार्क जुजू को देखते हैं जो सिल्फा से कहता है मैं बहुत सालों तक उस बियर वुल्फ के अंदर था और मैंने अपनी ताकत को वहाँ पर इकट्ठा किया था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे बियर वुल्फ के अंदर से बाहर निकाल दिया और ये तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद वो सिल्फा के ऊपर अटैक करता है और उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद पार्क जुजू सबसे कहता है जो भी मेरे इस धुएं के अंदर आ जाता है वो अपने शरीर को मूव भी नहीं कर पाता है। वहीं पर हम सिल्फा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। सिल्फा को देखकर पार्क जुजू फिर से सिल्फा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ताओ आ जाती है और पार्क जुजू को रोक कर सिल्फा को बचा लेती है। लेकिन सिल्फा की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद पार्क जुजू ताओ के पीछे आ जाता है और कहता है आखिर तुम मेरे धुएं के लपेट पर क्यों नहीं आई हो। अभी ताओ उसे लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन पार्क जुजू उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो ताओ को अपने पूंछ से पकड़ लेता है और उसे घुमाकर एक जोरदार पंच मारता है। ताओ भी अब घायल होने लगती है और उसे भी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। पार्क जुजू उसे कहता है तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम यहाँ से भाग सकती हो, लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं भाग रही हो तो मैं तुम्हें अपना नौकर बना लूंगा। ये सुनकर ताओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पार्क जुजू को मारने लगती है। ताओ पार्क जुजू को मारकर दूर फेंक देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और ताओ को खाने लगता है। लेकिन ताओ उस मॉन्स्टर के मुंह को पकड़कर रोक रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर पार्क जुजू आता है और अपने मुंह से और ज्यादा धुआं निकालने लगता है, जिससे कि ताओ की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और वो मॉन्स्टर ताओ को खा लेता है। ये देखकर पार्क जुजू हंसने लगता है और कहता है ये इंसान भी कितने ज्यादा कमजोर होते हैं। जिसके बाद वो सिल्फा को पानी से बाहर निकाल लेता है और कहता है मैं इसे अपने कंट्रोल में करूंगा और अपना गुलाम बना लूंगा। मैं इसके मुंह में अपना धुआं डाल दूंगा जिससे कि ये मेरी कंट्रोल में आ जाएगी। तभी वहाँ पर लियोड आ जाता है और पार्क जुजू से कहता है तो तुम इस तरह से मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में करते हो। इस पर पार्क जुजू कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। लेकिन तभी वो लॉयड से कहता है तुम मेरे धुएं के अंदर खड़े हो, लेकिन तुम बोल भी पा रहे हो और मूव भी कर पा रहे हो, जबकि तुम मेरे धुएं के अंदर काफी देर से हो, लेकिन तुम्हारे पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसकी नजर ग्रीम पर जाती है और वो कहता है ये तो एक डीमन है। वो ग्रीम का मजाक उड़ाते हुए कहता है हम डीमन इंसान को नौकर बनाते हैं, लेकिन तुम डीमन होकर इंसान के नौकर हो। ग्रीम उसे कहता है तुम बस चुप रहो और आगे देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। ये सुनकर पार्क जुजू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपने सारे मॉन्स्टर से भी कहता है इनके ऊपर हमला करो। उन्हें देखकर लॉयड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं यहाँ पर अपना माना ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज कर पाऊंगा जो कि मैंने अभी अभी सीखा है। जिसके बाद लॉयड अपने अंदर से थोड़ा सा माना बाहर निकालता है और कहता है इतना सा काफी रहेगा। लॉयड अपने माना का यूज करके वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा गार्डन बना देता है और उस गार्डन के अंदर उन सारे मॉन्स्टर बेयरवुल्फ के मॉम डैड को बना देता है, जिन्हें देखकर वो बेयरवुल्फ मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ये देखकर पार्क जुजू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरे मॉन्स्टर पर अपना कंट्रोल कर लिया। लॉयड एक मॉन्स्टर बेयरवुल्फ से कहता है तुमने अभी अभी जिस लड़की को खाया है उसे बाहर निकाल दो। ये सुनकर वो बेयरवुल्फ तुरंत ही ताऊ को बाहर निकाल देता है। पार्क जुजू लॉयड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो अपने मुंह से और सारा धुआं बाहर निकालने लगता है और अपने सभी मॉन्स्टर से कहता है उनके ऊपर हमला करो। लेकिन अब उसके मॉन्स्टर उसके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो लोग लॉयड और ग्रीम पर हमला नहीं करते हैं, बल्कि वो सारे मॉन्स्टर पार्क जुजू पे ही हमला कर देते हैं। उन्हें देखकर लॉयड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी पार्क जुजू अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा लेता है और उन सभी बेयरवुल्फ को पकड़कर एक दूसरे से टकरा देता है, जिसके बाद उन्हें पानी में फेंक देता है। जिसके बाद वो लॉयड से कहता है भले ही तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन तुम मैजिक से डीमन को नहीं मार सकते हो। ये सुनकर लॉयड ग्रीम से कहता है ये तो तुमने मुझे पहले भी बताया था। पार्क जुजू अपनी पावर और ज्यादा बढ़ा लेता है और लॉयड से कहता है अब तुम मेरी असली पावर देखने वाले हो। ये बोलकर वो और ज्यादा धुआं बाहर निकालने लगता है, जिससे कि लॉयड ने वहाँ पर जो गार्डन बनाई थी वो सूखने लगती है। ये देखने के बाद लॉयड भी अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अपनी पावर को थोड़ी सी रिलीज कर देता है। उसकी पावर देखकर पार्क जुजू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ग्रीम
ग्रीम उससे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अब तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। लॉयड उससे कहता है तुम देखने में थोड़े बहुत ताकतवर लग रहे हो, इसलिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे सामने अपनी ताकत को यूज करने वाला हूँ। तभी पार्क जुजू लॉयड का माना को महसूस करता है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। उसके माना को देखकर पार्क जुजू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लॉयड वहाँ पर अपना एक बैरियर बनाता है और पार्क जुजू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क जुजू वहाँ से भागने लगता है और बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है ये बच्चा आखिर मेरे ऊपर बैरियर क्यों लगाना चाहता है। वहीं पर लॉयड अपनी और ज्यादा पावर्स को यूज करने लगता है। पार्क जुजू बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। ग्रीम उससे कहता है अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता। तभी हम लॉयड को देखते हैं जो कि और ज्यादा पावर यूज करता है और बहुत सारे बैरियर लगाने लगता है। पार्क जुजू अपनी फुल स्पीड बढ़ा लेता है वहाँ से भागने के लिए और कहता है अगर मैं एक बार भी पकड़ा गया तो फिर मेरा काम यहीं पर खत्म हो जाएगा। तभी ग्रीम लॉयड से कहता है आप एक बार में कितने बैरियर लगा सकते हो। लॉयड उसे कहता है मैं एक बार में 20 बैरियर लगा सकता हूँ और अगर मैं तुम्हें अपने साथ जोड़ लूँ तो मैं और ज्यादा बैरियर लगा सकता हूँ। ये सुनने के बाद ग्रीम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और लॉयड के हाथों में आ जाता है। इसके बाद वो दोनों अपनी पावर को कंबाइन कर लेते हैं, जिस वजह से लॉयड अब और ज्यादा बैरियर बना पाता है। पार्क जुजू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आखिर ये इतना सारा बैरियर कैसे बना पा रहा है, लेकिन तभी वो लॉयड के बैरियर के अंदर फंस जाता है। लॉयड उसे कहता है तुमने बहुत ही ज्यादा गलत किया है, तुमने इन सारे बेयर वुल्फ के मॉम डैड को मार डाला है और इनकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब कर दी है। और हाँ तुम तो कह रहे थे डीमंस के ऊपर मैजिक काम ही नहीं करते हैं, तो अब कुछ कहना चाहोगे। लॉयड कहता है अब तुम्हें रोकने की बारी आ गई है। वो और ज्यादा पावर को यूज करने लगता है। वो लॉयड से कहता है अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम लोग मिलकर इस दुनिया में कब्जा कर लेंगे, लेकिन अब भी लॉयड अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर पार्क जुजू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे छोड़ दो, लेकिन लॉयड उसकी एक नहीं सुनता है और उसके बैरियर के अंदर अपनी पावर्स को छोड़ देता है, जिससे कि पार्क जुजू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और लगता है कि ये मर भी गया है। तभी ग्रीम लॉयड से कहता है ज्यादातर किसी सॉर्सरर का मैजिक डीमन के ऊपर काम नहीं करता है। जिसके बाद लॉयड पार्क जुजू के ऊपर से अपना बैरियर हटा देता है। तभी पार्क जुजू कहता है मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया था अपने मॉन्स्टर आर्मी को बनाने के लिए ताकि मैं इस दुनिया में राज कर पाऊं, लेकिन मेरा प्लान बेकार हो गया है। अभी हम देखते हैं एल्बर्ट और उसके सभी सिपाही उठने लगते हैं। उन्हें देखकर लॉयड कहता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे इनके सामने एक बहाना बनाना पड़ेगा। इसके बाद लॉयड एल्बर्ट के पास चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं पार्क जुजू गायब हो जाता है और उसके थोड़े से माना को ग्रीम खा लेता है, जिससे कि वो थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है। एल्बर्ट लॉयड को गले लगा लेता है और कहता है मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पर हुआ क्या है। तभी लॉयड उनसे कहता है एक रॉबर्ट नाम का सॉर्सरर यहाँ पर आया था और उसने यहाँ पर आकर उस डीमन को हरा दिया और हम सबको बचा लिया। ये सुनकर सब कोई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और ताऊ कहती है रॉबर्ट कहाँ पर है। इसके बाद वो लोग महल वापस आ जाते हैं। किंग उनसे कहता है तुम लोगों की जिसने मदद की है वो लोग तुम्हारे साथ आखिर क्यों नहीं आए हैं। तब एल्बर्ट किंग से कहता है रॉबर्ट वहाँ से चला गया था और उसके पीछे पीछे ताऊ भी चली गई थी, इसलिए मैं उन्हें यहाँ पर नहीं ला पाया। एल्बर्ट किंग से कहता है लॉयड भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है, हमें इसका नाम किंग बनने की लिस्ट में रखना चाहिए। लॉयड बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और ये एक किंग बनने के लिए परफेक्ट है। ये सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और लॉयड से कहते हैं तो क्या तुम राजा बनने की लिस्ट में अपना नाम चढ़वाना चाहते हो। तभी लॉयड किंग से कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सीन में हम लॉयड को देखते हैं जो कि गार्डन में दौड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बियर वुल्फ आता है और लॉयड उसके साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पर सिल्फा आ जाती है और लॉयड से कहती है लगता है ये बियर वुल्फ आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है। सिल्फा को देखकर लॉयड ग्रीम को एक बॉल बना देता है और बियर वुल्फ के बालों पर छुपा देता है। लॉयड सिल्फा से कहता है ये बियर वुल्फ मुझे पसंद करता है और मैंने इसे एक नाम भी दिया है, इसका नाम मैंने सीरो रखा है। जिसके बाद वो और सिल्फा बेंच में बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी ग्रीम बाहर आता है और कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है लॉयड ने किंग बनने के ऑफर को ठुकरा दिया। वहीं पर हम एल्बर्ट और किंग को देखते हैं। वो लोग छत से लॉयड को देख रहे होते हैं और कहते हैं ये लॉयड बहुत ही ज्यादा सिंपल बच्चा है। इस पर एल्बर्ट कहता है नहीं, मुझे लगता है लॉयड को किंग से भी ऊपर का दर्जा देना चाहिए क्योंकि लॉयड बहुत ही ज्यादा कमाल का है। किंग कहते हैं मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, लॉयड बड़ा होकर क्या बनेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉयड अपने सीरो को ट्रेंड कर रहा होता है और वहीं पर सिल्फा भी होती है। सीरो कुछ चीजों को आसानी से कर लेता है लेकिन काफी सारी चीजों को नहीं कर पा रहा होता है। तब लॉयड कहता है हमें एलिस की मदद लेनी पड़ेगी। एलिस लॉयड की बड़ी बहन है और वो 6 प्रिंसेस है। फिर वो लोग एलिस के पास चले जाते हैं जहाँ पर एलिस रहती है। वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं जो कि बिल्कुल एक पेट की तरह हैं। जैसे ही एलिस लॉयड को देखती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और आके लॉयड को पकड़ लेती है। वो कहती है मेरा भाई बहुत ही ज्यादा क्यूट है और मैं बहुत टाइम बाद इससे मिल रही हूँ। तभी वहाँ पर उसकी मेड आ जाती है और कहती है आप हमेशा प्रिंस लॉयड
लॉयड के साथ ऐसा क्यों करती है, जिस पर वो कहती है लॉयड मेरा भाई है तो इतना सा तो बनता ही है। जिसके बाद वो सीरो को देखती है और जाकर उसको भी गले लगा लेती है। लॉयड अपनी बहन से कहता है हम यहाँ पर आपसे बस ये पूछने आए हैं हम सीरो को अच्छे से कैसे ट्रेंड कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज में आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है। हम आपको देखेंगे आप पेट्स के साथ कैसे घुलते मिलते हो। लॉयड कहता है लेकिन आपका पेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तब एलिस उससे कहती है वो यहाँ पर आ चुका है और वो तुम्हारे पीछे है। उनके पीछे एक मिथिकल बीस्ट रहता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा रेयर बीस्ट है। वो तुरंत ही एलिस के पास चला जाता है। उसे देखकर लॉयड कहता है आखिर ये मेरे पीछे कब आया था, मैंने तो बिल्कुल भी सेंस नहीं किया। और आखिर प्रिंसेस ने उसे कमांड कब दिया था, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। लॉयड कहता है मैं ये तो जानकर ही रहूंगा आखिर प्रिंसेस ने उसे कैसा कमांड दिया था जो वो तुरंत ही हमारे पीछे आ गया और हमें पता तक नहीं चला। प्रिंसेस लॉयड को बताती है अगर तुम्हें अपने बीस्ट को कंट्रोल करना है या फिर उसे कमांड देना है तो उसके लिए तुम्हें अपने पेट को बहुत ही ज्यादा प्यार देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये बोलकर एलिस एक जगह जाकर खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे जानवर आकर एलिस से लिपट जाते हैं, जबकि एलिस ने उन्हें बुलाया भी नहीं होता है लेकिन वो खुद से ही आ जाते हैं। एलिस लॉयड से कहती है तो तुमने देखा लव किसे कहा जाता है, ये जानवर मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं भी इन्हें बहुत ज्यादा प्यार देती हूँ। लॉयड ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एलिस लॉयड से कहती है ये देखकर तुम बिल्कुल भी हैरान मत हो, ये तो तुम भी कर सकते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर के काफी सारे जानवर सिल्फा और एलिस के सर्वेंट के कपड़ों पर घुस जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं लॉयड के आसपास भी बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। लॉयड कहता है तो ऐसे ट्रेंड किया जाता है प्यार करके, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। ये सुनकर वहाँ पर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सिल्फा कहती है क्या इसका मतलब प्रिंस प्यार के बारे में जानना चाहते हैं। जिसके बाद लॉयड कहता है मैंने सीरो को बहुत ज्यादा ट्रेन करने की कोशिश की, बहुत सारे ट्रिक्स भी यूज किए, लेकिन मैंने कभी उसे प्यार से नहीं समझाया, जिस वजह से सीरो भी समझ नहीं पा रहा था। लॉयड एलिस से कहता है तुम सच में एक जीनियस हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता है कि तुम आखिर क्या कर रही हो, लेकिन तुम जाने अनजाने में ही अपने पेट से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। इसी वजह से तुम्हारे सारे पेट्स और तुम्हारे बीच एक गहरा रिश्ता बन गया है, इसलिए तुम्हारे कुछ बोले ही तुम्हारे पेट्स तुम्हारे ऑर्डर मान लेते हैं, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि तुम क्या चाहती हो। लॉयड कहता है अब मैं भी ये ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। वो अपने मन को शांत करने लगता है, वो अपने दिमाग को सीरो के मन के साथ लिंक करने की कोशिश करता है और इसके बाद वो अपने मन ही में सीरो को रनिंग करने का कमांड देता है। और वहीं पर हम देखते हैं सीरो भी अचानक से खड़ा हो जाता है। इसके बाद लॉयड अपने मन ही में सीरो को 3 बार घूमने को कहता है और फिर लास्ट में उसे जोर से भौंकने के लिए भी कहता है। लॉयड जो सीरो से कहता है सीरो सब कुछ समझने लगता है और लॉयड का कमांड भी मानने लगता है। ये देखने के बाद लॉयड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जाकर सीरो को गले लगा लेता है। एलिस की मेड ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, लेकिन वहीं पर एलिस रूठ गई होती है। वो लॉयड से कहती है ये प्यार ही है जिससे कि हम जानवरों से कनेक्ट कर पाते हैं। तभी लॉयड उससे कहता है ऑफ कोर्स ये प्यार ही है, क्योंकि अगर तुम उन्हें प्यार नहीं करती तो वो तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानते और न ही तुम्हारे साथ रहना पसंद करते। ये सुनकर सब लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। फिर वो लोग सभी जानवरों के साथ मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद लॉयड सिल्फा के साथ वापस से कैसल में चला जाता है। सिल्फा लॉयड से कहती है अब हमें जाकर स्वॉर्ड प्रैक्टिस भी करनी है, हमने काफी टाइम से ये प्रैक्टिस नहीं की है और आपको भी स्वॉर्ड चलाने में अब थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है। एल्बर्ट लॉयड से कहता है नहीं तुम अभी स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सिल्फा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी लॉयड एल्बर्ट से पूछता है तो मुझे बताइए आपको क्या काम है, क्या वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एल्बर्ट कहता है नहीं नहीं उतना भी जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तुम अपने भाई फोर प्रिंस डैन को जानते ही होगे। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि लॉयड का बड़ा भाई फोर प्रिंस डैन है। वो लॉयड से कहता है मैं तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ, तुम कैसे हो। जिस पर लॉयड कहता है मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, बताइए आपको क्या काम है। डैन लॉयड से कहता है मैंने सुना है तुम स्वॉर्ड्स को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना देते हो, जिससे कि हम किसी भी मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से मार सकते हैं, लेकिन मुझे ये सुनी हुई बातों पर बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया और मैं तुम्हारे स्वॉर्ड्स को भी देखना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारे स्वॉर्ड्स होते कैसे हैं। एल्बर्ट बताता है डैन एक ब्लैक मिथ है। जब वो 10 साल का था तब उसका टैलेंट सबके पास आया और उसे पढ़ने के लिए पार्ट राम किंगडम में भेज दिया गया, और इसीलिए वो लॉयड के बनाए हुए तलवार को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट था। लॉयड कहता है तो आप फाइनली यहाँ पर आ ही गए, अब हम लोग मिलकर एक साथ बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। ये सुनकर डैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अब बहुत हो गया, चलो जल्दी से तुम काम पे लगो और मुझे दिखाओ कि तुम स्वॉर्ड्स कैसे बनाते हो और वो कैसे होते हैं। लॉयड सबसे पहले अपना पेन निकालता है
और वो तलवार को इनहेंस करने लगता है। 1-2 मिनट में ही लोइड तलवार को इनहेंस कर देता है। ये देखने के बाद डियन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि स्वॉर्ड इनहेंसमेंट बहुत ही ज्यादा एडवांस मैजिक है और ये हर किसी की बात नहीं है, लेकिन लोइड ने ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में कर दिखाया। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से डियन हंसने लगता है और कहता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और अब हम तुम्हारी मदद से ऐसे ऐसे स्वॉर्ड्स बनाएंगे जो कि आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। हम स्पेल्स पास स्वॉर्ड बना सकते हैं जिस स्वॉर्ड को यूज करने पर कोई भी स्वॉर्ड मैन अपने मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये लेजेंडरी सोर्सरर या फिर लेजेंडरी ब्लैक मिथी ये बना सकता है। जिसके बाद डैन हथौड़ा उठाता है और कहता है, जब से मैं छोटा था तभी से मैं मैजिक इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं थी जिससे कि मैं मैजिक यूज कर सकूं। लेकिन इस स्पेल्स पॉइंट स्वॉर्ड की मदद से अब ये पॉसिबल हो सकता है, मैं भी मैजिक को यूज कर सकता हूँ। इस राज्य पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि मैजिक यूज नहीं कर पाते हैं। मैं चाहता हूँ उन सभी के पास ये स्वॉर्ड हो और वो लोग भी मैजिक यूज करके अपना सपना पूरा कर सके, जिसके बाद हमारा राज्य सबसे ताकतवर राज्य बन सकता है। ये सुनकर लोइड भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो डैन से कहता है, मैं ये काम जरूर ही करना चाहूंगा। फिर वो दोनों मिलकर काम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले डैन यहाँ पर मेटल्स को पिघलाता है, जिसके बाद लोइड अपना इनहेंसमेंट मैजिक को यूज करता है, लेकिन वो मेटल लोइड का इनहेंसमेंट सह नहीं पाता है और वो तुरंत ही टूट जाता है। सिल्फा और सीरो छुपकर वहाँ पर लोइड और डैन का काम देख रहे होते हैं। लोइड और डैन वहाँ पर लगातार मेहनत करते जाते हैं, लेकिन हर बार वो दोनों फेल हो जाते हैं। जिसके बाद सिल्फा भी उन दोनों का मदद करने के लिए चली जाती है। लोइड अभी तक बहुत सारे माना एक्सेस को बर्बाद कर चुका है, लेकिन उसे अभी तक कोई भी सक्सेस नहीं मिला था और ये देखकर लोइड बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर डाइन आता है और लोइड से कहता है, ये हम दोनों का फर्स्ट टाइम है और ये करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ऐसी छोटी मोटी नाकामी तो हमें मिलती ही रहेगी। डैन लोइड को मोटिवेट करता है। वो लोइड से कहता है, तुम्हें माना एक्सेस की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी वो काफी ज्यादा सस्ते होते हैं, लेकिन उनके पास अभी हेमाटाइट की कमी हो चुकी थी और हेमाटाइट बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। तभी सिल्फा उनसे कहती है कि आप दोनों डेंजन पर मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जाना चाहेंगे, वहाँ पर हमें हेमाटाइट मिल जाएगी। ये सुनकर लोइड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सिल्फा उनसे कहती है, हमारा पहला मॉन्स्टर हंटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा गया और वहाँ पर हमें ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, इसलिए मैंने किंग से जाकर ये बात की और किंग भी मान गए। मैंने कहा लोइड भी हमारे साथ जाएगा, वो थोड़ा सा बाहर का दुनिया भी देख लेगा। ये सुनकर किंग मेरी बात तुरंत ही मान गए। ये सुनने के बाद लोइड और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब पारी आ गई है उन सबको मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जाने का। और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे वो लोग मॉन्स्टर हंटिंग के लिए चले जाएंगे, जहाँ पर उनके साथ क्या क्या होगा वो तो हमें एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, वरना मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।